आज हम बायो सेवर्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी को हम देख लेते हैं। तो डेनमार्क के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ऑस्टेड नाम से एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1820 में एक प्रयोग किया और वहाँ प्रयोग इस तरह से था कि कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ प्रयोग किसने किया था? तो डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑस्टेड ने 1820 में एक प्रयोग किया था और इस प्रयोग में इन्होंने पता लगाया कि किसी भी चालक में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ठीक इसके बाद में सन 1822 में ही फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट। बायो और सेवर्ट इन्होंने क्या किया कि कोई भी एक धारावाही जो चालक होता है, उस चालक के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसको ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया और उस नियम को ही बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो और सेवर्ट ने क्या बताया कि जैसे ये कोई क्या है, एक धारावाही चालक है और इस चालक के समीप किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, उस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो और सेवर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया और उस नियम को ही हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो यदि आपसे कोई इसकी परिभाषा पूछे तो परिभाषा आप किस तरह दीजिएगा कि सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने किसी चालक तार में या किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे ही बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ये तो इससे कुछ बेसिक जानकारी थी। अब यहाँ आपका वीडियो यहाँ से आरंभ होता है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे आप बड़े ही धैर्य के साथ देखिएगा। तो देखिए, एक्स वाई कोई धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बोला मैंने अभी कि एक्स वाई मान लिया कि कोई धारावाही चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है, जिसका अल्पांश क्या है? इस धारावाही चालक में ए और बी कोई अल्पांश है, जिसकी लंबाई डी एल है। इसको साथ में हम लिखते भी जाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा बोला है पहले कि माना कि एक्स वाई कोई धारावाही चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसका ए बी क्या है, एवं ए बी कोई अल्पांश है, अल्पांश है, जिसकी लंबाई क्या है अल्पांश की? डी एल। जिसकी लंबाई डी एल है। जो अल्पांश है, इस अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है। कितनी दूरी पर है ये? आर दूरी पर। और इस आर दूरी पर जो बिंदु पी है, इसी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चार बातों पर निर्भर करेगी। तो ये लिख लिया है कि अल्पांश ए बी से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम dB से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो dB है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये चार बातों पर निर्भर करेगी। ठीक है, और ये चार बातें आप ध्यान से याद रखिएगा और इसके द्वारा बायो सेवर्ट का नियम क्लियर है। देखिए, पहला नंबर है आपका, अभी पहले इसको समझ लेते हैं पहले। तो ये पहला बिंदु याद रखिएगा, ये जो विद्युत धारा आई है, ये जो विद्युत धारा आई है इस पर निर्भर करेगी कौन? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दूसरा
ये जो आपका ए बी अल्पांश है, इस ए बी अल्पांश की जो लंबाई है यानी कि डीएल, इस डीएल पर निर्भर करेगी। क्लियर है। तीसरा है एक और, आपका जो ये बिंदु पी है ये कहाँ पर है, अल्पांश ए बी से आर दूरी पर। तो ये जो अल्पांश ए बी से बिंदु पी तक की दूरी है यानी कि आर, अल्पांश ए बी से बिंदु पी तक की जो दूरी है आर, इस पर भी निर्भर करेगा, यानी कि इसकी दूरी आर पर भी निर्भर करेगा। अब चौथा एक और रह गया है। तो ये चौथा यहाँ पर देखिए एक एंगल बन रहा है, किनके बीच का, ये अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है, अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो एंगल बन रहा है वहाँ एंगल आपका है साइन थीटा। अब देखिए ये बात तो आपने अच्छे से समझ ली कि ये चार बातों पर निर्भर करेगी। अब वो निर्भर किस तरह करेगी, वहाँ देखिए जो ये चालक में बहने वाली विद्युत धारा है इसके समानुपाती होगी कौन, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगी। दूसरा आपका अल्पांश की जो लंबाई है डीएल, इसके भी समानुपाती रहेगी। और जो ये आपका एंगल बना है किसका, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो एंगल बना उसके भी समानुपाती होगी, तो यानी कि डी भी समानुपाती साइन थीटा। और चौथा है आपका ये जो दूरी है, अब ये जो दूरी है इसके वर्ग के, ध्यान रखिएगा आप, ये दूरी है यानी कि r, इसके वर्ग के वर्ग यानी कि घात 2, और व्युत्क्रमानुपाती रहेगी, और व्युत्क्रमानुपाती को हम कहते हैं 1 के बटे में। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये चार बातों पर निर्भर करेगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वहाँ बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, अल्पांश की लंबाई यानी डीएल के समानुपाती होती है, और अल्पांश और बिंदु P के बीच बने कोण के समानुपाती, तथा चौथा है कि अल्पांश और बिंदु P के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस इन चारों बातों को आपको अच्छे से लिखना है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, अब फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह ये चार बातों पर आपकी निर्भर करती है। पहली है चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती अर्थात डी बी समानुपाती आई। दूसरा है अल्पांश की लंबाई यानी कि डी एल, इसके भी समानुपाती। तीसरा है जो अल्पांश है और बिंदु पी है उसको मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच बने हुए कोण के समानुपाती यानी कि साइन थीटा के समानुपाती। और अंत में जो अल्पांश और बिंदु P के बीच की जो दूरी है, यहाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, अब इन चारों को आप मिलाकर लिख दीजिए। चारों को मिलाकर लिखने पर, चारों को मिलाइए और डीबी को एक बार लिख दीजिए। तो इस तरह से आप चारों को मिलाएंगे तो इस तरह आएगा ये आई डी एल साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा ये आर स्क्वायर। आई डी एल, ये आई डी एल और साइन थीटा और बटे में ये आर स्क्वायर। देखिए डीबी को एक जैसे बार लिख दिया, आई के गुना में डी एल गुना साइन थीटा और बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं, तो डी बी इक्वल यहाँ पर नियतांक ले लेते हैं के, और के का मान जो होता है पहले इसको लिख लेते हैं आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और जो के का जो मान है वहाँ आपकी मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, यानी कि अलग अलग पद्धतियों में इसके मान अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर आप इस के का मान आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। वैसे आपका जो बायो सेवर्टे का नियम है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, पर लेकिन ये आपसे आगे पूछता है कि बायो सेवर्टे के नियम की सहायता से आप 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए या फिर विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है उसको परिभाषित कीजिए, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर। तो यहाँ से आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछता है।
तो बहुत ही सिंपल है बायो सेवर्टे का नियम। 1 एम्पियर की परिभाषा भी आपकी 2 लाइन की ओर है आगे। पहले इसको एक बार हम देख लेते किस तरह किया है। देखिए हमने सिंपल सा देखा कि धारावाही चालक हमने माना XY, ठीक है, और इस धारावाही चालक में I विद्युत धारा बह रही है तथा इसका जो अल्पांश है AB को ही अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश की जो लंबाई ले ली वो हमने DL ले ली, और इस अल्पांश से R दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह 4 बातों पर निर्भर करती है। पहली है आपकी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती रहेगी, यानी कि dB समानुपाती I। दूसरी अल्पांश की लंबाई DL के समानुपाती, यानी dB के समानुपाती DL। अल्पांश एवं बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच जो एंगल बन रहा है साइन थीटा, इसके भी समानुपाती, यहाँ समानुपाती हो गया। और अंत में जो आपकी अल्पांश और बिंदु P के बीच की जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के यानी कि स्क्वायर कर देना और स्क्वायर को व्युत्क्रमानुपाती करना, यानी कि बट्टे में लिखना है। तो ये अब इन चारों को आपने मिलाकर लिख दिया, तो इस तरह से ये आइडियल साइन थीटा आया, और बटे में R स्क्वायर dB इक्वल आ गया K आइडियल साइन थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि K एक क्या है, नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। हमें आगे बढ़ाएंगे तो म्यू नोट बटा 4 पाई और आइडियल साइन थीटा, और म्यू नोट बटा 4 पाई का जो मान होता है, यदि इसे भी आगे बढ़ाना चाहे आप तो 10 की घात -7, और आगे बन जाएगा ये आइडियल साइन थीटा और बटे में R स्क्वायर और भी। अब देखते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। देखिए 1 एम्पियर यानी कि I का जो मान होना चाहिए वहाँ 1 आना चाहिए, और I का जो SI पद्धति में मात्रक है, यानी कि विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रक है वह है एम्पियर। तो यहाँ इस तरह I का मान जब 1 आएगा तो तभी कहलाएगा आपका 1 एम्पियर, ठीक है। तो यानी कि I कहाँ पर है, यहाँ पर है, और बाकी सारे मान हमको कट करने हैं और 1 इनकी जगह पर लाना है। तो कैसे हो सकता है, यहाँ देखिए, यदि आप R स्क्वायर यानी कि ये जो त्रिज्या है, दूरी है, इसका मान 1 रख लीजिए, 1 मीटर, DL भी 1 मीटर, थीटा का जो मान है वह 90 डिग्री रहेगा, और ये जो dB है इसका मान आप बना दिए 10 की घात -7 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। जब ये इतने मान आप इसमें रखेंगे तो ये I का मान कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए तो dB की जगह पर कितना रख दिया हमने, 10 की घात -7 बराबर 10 की घात -7 इंटू I, और DL का जो मान है वहाँ 1 है, साइन थीटा यानी कि साइन और 90, और इसके बाद में नीचे R का मान भी हो गया 1। अब देखिए ये 10 की घात -7 से 10 की घात -7 कैंसिल है, I का मान तो I है 1, और साइन 90 का मान भी होता है 1, और ये 1, सारे मान बन के 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा I में, और इधर बच गया ये 1, यानी कि I का जो मान है वहाँ आ गया है 1, और ये एम्पियर। यही तो हमको चाहिए था। अब ये किस तरह से आया, वहाँ जिस तरह से आया वही क्या है, इसकी परिभाषा बनेगी 1 एम्पियर की। तो देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहेंगे, ये जो R है यहाँ त्रिज्या है, ये DL आपका क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वहाँ है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित होती है। किसमें, 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित होगी। दो चीज़ हो गई, एक तो 1 मीटर त्रिज्या है और 1 ही मीटर लंबा आपका चाप है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वहाँ है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित होती है, और एवं जो 10 की घात -7 वेबर बटा मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। ठीक है, 3 तो चीज़ें उसमें, केवल क्या है, 1 मीटर त्रिज्या है और 1 ही मीटर आपका क्या है, लंबा चाप है, और 10 की घात -7
वेबर बटा मीटर स्क्वायर वो क्या करना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए। वहाँ धारा आपकी कहलाएगी 1 एम्पियर। तो यही तो लिखा है, देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा वहाँ है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित होगी तथा चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर बटा मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी। उसे ही हम 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। परीक्षा में आपसे यहाँ प्रश्न कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जो आपका बायो-सेवर्ट का नियम है उसकी व्याख्या कीजिए तथा बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे इस तरह से भी यहाँ प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि बायो-सेवर्ट का नियम बताइए और तथा बताइए कि कब वहाँ अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो इसके लिए 2 कंडीशन आपकी रहती है। कैसी, एक तो आप थीटा का मान एक बार 0 रख दीजिएगा और 0 रखने पर जो आंसर आएगा वहाँ 0 हो जाएगा और 90 रखने पर आपका मान अधिकतम हो जाएगा। किस तरह, तो वो स्थिति भी लिख देते हैं अपन। स्थिति फर्स्ट क्या है कि जब आपका थीटा का मान आप 0 रखेंगे तो इसमें मान रख दीजिए, तो dB इक्वल 10⁻⁷ IDL और साइन और कितना गया 0 बटे में आ जाएगा आपका r²। और आप जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 है और 0 ने क्या कर दिया, सबको 0 कर दिया। इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वहाँ न्यूनतम होगा, यानी कि शून्य होगा। शून्य यानी कि नीचे से नीचा न्यूनतम। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होगा, न्यूनतम, अर्थात 0 होगा। और दूसरा बोला उसने कि कब अधिकतम होगा, तो सेकेंड स्थिति लिख दीजिए। स्थिति सेकेंड क्या कहेगी, सेकेंड कि थीटा का मान आपको 90 डिग्री रख देना है, तो थीटा का मान क्या रख देंगे, 90 डिग्री। इसी तरह मान रख दीजिए dB इक्वल 10⁻⁷ IDL साइन, और साइन का मान कितना गया 90 डिग्री और बटे में है आपका r²। तो ये आपका बन गया dB इक्वल 10⁻⁷ IDL और ये इंटू करके कितना गया इसका मान 1। तो यानी कि आंसर कितना जाएगा आपका, ये 1 हट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आएगा आपका 10⁻⁷ IDL r²। और ये मान आपका कहलाएगा अधिकतम। यानी कि इस स्थिति में जब 90 डिग्री मान रखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वह कितना होगा, अधिकतम होगा। इस तरह मैंने बायो-सेवर्ट का जो नियम है वह आपको विस्तृत से समझाने का प्रयास किया। परीक्षा में आपसे जिस तरह से यहाँ प्रश्न पूछे उस तरह आप लिख दीजिएगा। केवल बायो-सेवर्ट का नियम पूछे आपसे तो सिर्फ बायो-सेवर्ट का नियम को यहाँ तक हमने जो पहले सिद्ध किया था वहाँ तक लिख दीजिएगा। यदि 1 एम्पियर इसकी सहायता से परिभाषा पूछे तो 1 एम्पियर की, और आपसे पूछे कि ये कब न्यूनतम होगा और कब अधिकतम होगा तो आप इस तरह से इसको कर दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया इम्पोर्टेंट प्रश्न का अध्ययन करेंगे।